तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई ट्रैवलिंग। लाइफ इज अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज। कहीं तो मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि जितना आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना आप जिंदगी में ज़्यादा क्लैरिटी पाओगे। मुझे एक अच्छा आइंस्टाइन का वाक्य याद आ रहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस है सुना। तो ये तो बात सही है कि आप जितने ज़्यादा प्रवास करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी बढ़ते रहेगी। मेरे को लगता है सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि हम पहले 5 साल तक दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट रहते और उसके 5 साल के बाद हम दुनिया के वर्स्ट स्टूडेंट बन जाते। करप्ट हो जाता है माइंड। करप्ट हो जाता। तो अभी घूमने का चस्का कहाँ से लगा और कब से लगा है? घूमने का चस्का तो बहुत बचपन से लगा मेरे को। थोड़ा यंग एज में एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। हैप्पीनेस मींस पॉइग्नेंट मोमेंट्स। द मोर पॉइग्नेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ द मोर हैप्पी यू आर। ट्रैवल से सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्रैवल से आपका इमेजिनेशन भी बढ़ता है। नहीं तो आप फिर उन्हीं दायरों में घूमते रहेंगे। एक रोले वाटे और जिसको मराठी में बोलते हैं, पटरी पे जिंदगी चली जाती, पंख कटे हुए, सपने बुझे हुए, कुछ जिंदगी का समझता नहीं। इन गलत फहमियों के दुनिया से बाहर आने के लिए भी ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका मन, आपकी बुद्धि विस्तारित होना शुरू होती है। कोई भी ज्ञान तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उनको 5 सेंसेस से लेते हो। मैंने जिंदगी में देखा हुआ सबसे बड़ा स्टेशन पहला वो है ना मनमाड़ था। कि हम लोग जाते तो है लेकिन हम लोग ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जो फूड है ये भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप वहाँ का फूड नहीं टेस्ट करोगे, जब तक आप वहाँ की कोई स्पेशल डिश नहीं टेस्ट करोगे, तब तक ये वो प्लेस का मजा ही नहीं आता। प्रवास का रोमांस क्या है? तो यहाँ से मुझे पता पड़ा कि सफर में खाना एक बहुत बड़ी चीज। आपको क्या लगता है कि अभी आज की पीढ़ी जो है और आपकी जो पीढ़ी है, आपकी से पहले की पीढ़ी है, इन लोगों की ट्रैवलिंग है, इन लोगों की सोच में क्या अंतर है और कैसा उनको करना चाहिए? फ्रांस काफका करके एक राइटर है, उसको पूछा था कि सबसे डरावनी चीज कौन सी है, तो उसने बोला था, उसने शब्द इस्तेमाल किया था कि नॉट हैविंग ब्रिजेस विद द वर्ल्ड। से ब्रिजेस कैसे? अच्छा, पुल जो है मतलब जुड़े हुए दुनिया, ये पुल नहीं रहना। लोग भूल जाते कि जर्नी उतनी है ऑन पार्ट। बिल्कुल बराबर। पापा हमको ताजमहल की मजा देखी, जिन्होंने ताजमहल देखा उनके लिए। ताजमहल चांद की रोशनी में ऐसा दिखता कि जैसे कोहरे की बनी हुई इमारत। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको याद रह गई है? इसके लेवल का अनुभव मैंने शायद ये मेरे जिंदगी का अभी तक का सबसे बड़ा जो पॉइग्नेंट मोमेंट होते हैं, अत्युच्च क्षण। अनुवाद के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ट्रैवलिंग पर है और एक सरप्राइज भी है इस एपिसोड के साथ कि मेरे साथ एक को होस्ट भी है, अनुराग जी। तो अनुवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन आदमी है जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होने की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कैमरा के सामने आने से। और जनरली मैं पीछे से काम करता हूँ। आई विल बी को होस्टिंग दिस एपिसोड विद रसिका। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई ट्रैवलिंग क्यों? अच्छा सवाल है। सेंट ऑगस्टीन का नाम आपने सुना है जी। सेंट ऑगस्टीन का एक बड़ा प्यारा वाक्य है कि लाइफ इज अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज। इसका मतलब बाकी की चीजें उनको नहीं पता पड़ती। बिल्कुल। ऐसी व्यक्ति जिसको हम कूप मंडूक बोलते हैं, उस तरीके के व्यक्ति होते हैं। कुएं का मेंढक, कुएं का सरकमफरेंस ही उसकी दुनिया, वही उसके दायरे में छोटे छोटे बायसेस, जिसको पूर्वग्रह बोलते हैं, दुराग्रह बोलते, हट जिसको लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, सिद्धांत जिसको बोलते लोग, एक्चुअली प्रिंसिपल हट रहते हो जी। इन छोटे छोटे दायरों में सिमट के रह जाते। मुझे एक अच्छा आइंस्टाइन का वाक्य याद आ रहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस है सुनने पड़ा। मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट इसलिए बना कि नॉट बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस बट बाय बिकॉज ऑफ माई इमेजिनेशन। ट्रैवल से सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्रैवल से आपका इमेजिनेशन भी बढ़ता है। नहीं तो आप फिर उन्हीं दायरों में घूमते रहेंगे। और फिर जैसे बहुत से लोग हो तो आपने देखा है रोले वाटे और जिसको मराठी में बोलते हैं, पटरी पे जिंदगी चली जाती, पंख कटे हुए, पैर टूटे हुए, सपने बुझे हुए, कुछ जिंदगी का समझता नहीं। और उसके बाद ने चीज़ों का अभिमान बढ़ा रहता कि मेरी संस्कृति दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति। ये जो गलत फहमियाँ हैं जिसमें छोटा आदमी अपने आप को डुबो के रखता, इन गलत फहमियों के दुनिया से बाहर आने के लिए भी ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है जी। जैसे हम लोग का एक विशिष्ट तत्वज्ञान हम जी रहे हैं। जब हम चाइना में जाते तो हमको दिखता कि चाइना का आदमी भी उतनी कंप्लीट फुल लाइफ जी रहा है और उसका धर्म भी अलग है। उसके जो मेन फिलोसोफर्स हैं, लाओ त्जू, कॉन्फ्यूशियस, इनकी तत्वज्ञान पूरी तरीके से अलग है। यूरोप में जाते तो हमको पाइथागोरस, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एकदम अलग लोग हैं। और इन अलग लोगों की से भी लोग एक कंप्लीट दे हैव अ फुल लाइफ। तो ये थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलना चाहिए, अपने आप के
पूरे बंधन तोड़ के आसमान में अगर आपको उड़ना है मुक्त होके, तो आपको बहुत ज़रूरी है ट्रैवल। तो जैसे हमने जनरली हम लोग बात करते हैं, या फिर मैंने एक जगह कहीं तो सुना कि आजकल रील्स और पॉडकास्ट के बहुत ट्रेंड्स है, तो हमने कहीं तो मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि जितना आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना आप जिंदगी में ज़्यादा क्लैरिटी पाओगे, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें समझते हो। जैसे आप बोल रहे थे कि अलग अलग कल्चर समझ में आते हैं आपको, अलग अलग जगह समझ में आती है आपको, वहाँ लोग कैसे जीते हैं समझ में आता है आपको, तो इस वजह से आपको लाइफ की क्लैरिटीज काफ़ी इजीली समझ में आती है। तो आपका इसके ऊपर क्या सोचना है? अगर मैं फिल्मों की भाषा में बोलूँ तो जब मैं छोटा था, जब कम ट्रैवल किया था, तो मैं 35 mm की फिल्म था। उसके बाद जब भारत घूमना चालू किया था सिनेमास्कोप की फिल्म बना। उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू किया, उसको भी 15 साल हो गए, तो 70 mm IMAX स्क्रीन का आदमी हो गया। यानी जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी भावनाएं विस्तारित होना शुरू हो, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं। मैं जैसे बहुत तैयारी के साथ जाता हूँ, तो उस तैयारी में हो क्या जाता है कि जैसे अब चाइना जाना था तो चाइना का इतिहास पढ़ा, तो फिर कॉन्फ्यूशियस की किताबें पढ़ी, लाओ त्सू की किताबें पढ़ी, या अगर मेरे को रोम वगैरह जब मैं यूरोप को ट्रैवल करने वाला था तो मैंने सोक्रेटिस की किताबें, प्लेटो की किताब। अगर मैंने ये ट्रैवल नहीं किया रहता तो ये लोग मेरी जिंदगी में आए ही नहीं रहते। तो लाइफ में क्लैरिटी, और क्लैरिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे। तो ये तो बात सही कि आप जितने ज़्यादा प्रवास करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी बढ़ते करी जाएगी। कि एक बात याद रखिए, कभी कभी उल्टा भी होता है, जैसे बर्टन रसेल एक पर बोला था कि एजुकेशन मेक्स ए नैरो माइंडेड पर्सन इवन मोर नैरो माइंडेड। तो ऐसा भी ट्रैवलर्स हैं कि जो लोगों के मन में पक्का रहता कि ऐसा ऐसा था, फिर वो जब जाते भी ट्रैवल करेंगे तो वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो खुले मन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप एक्सेप्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट, और सबसे बड़ी चीज जो ट्रैवल में डेवलप होती है वो सेंस ऑफ वंडर। क्योंकि अल्टीमेटली एक छोटे बच्चे और हम में क्या फर्क है? यही फर्क है ना कि छोटा बच्चा वो सेंस ऑफ, हम जब बोलते कि सबसे अच्छा हमारा जिंदगी का पीरियड कौन सा था, तो बचपन था। क्यों था? वही आदमी बड़ा हो गया एकदम भुक्कड़ के हो जाता। वो इसलिए था कि बचपन में उसमें सेंस ऑफ वंडर, उसके लिए हर चीज नहीं थी। आपने देखा होगा छोटा बच्चा दुनिया भर के सवाल पूछते था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और एक और चीज जो ट्रैवल में अपने को करने को मिलती है, अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया। हाँ, कोई भी ज्ञान तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उनको 5 सेंसेस से लेते होंगे। बचपन में आप सोचिए, हमने पहले 4 साल में एक नई भाषा सीख ली। अपने को लगता है कि बच्चा जो है वो टाइम वेस्ट कर रहा है। बच्चा को आप कोई चीज दो तो वो पटकता, तो अपने को लगता है ये वायलेंट है। वो पटकता इसलिए नहीं कि वो वायलेंट है, उस चीज का आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, कि इस चीज का आवाज है क्या, वो बजा के देखने की कोशिश कर रहा। बराबर, कई बच्चे छोटे कोई भी चीज हाथ में देते तो वो मुंह में ले लेते। हाँ, मुंह में ले लेते हैं, उनको कुछ जिद करके नहीं लेते, वो उसका स्वाद देखने की कोशिश करते। दे आर ट्राइंग टू लिसन टू इट, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट इट, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट इट, दे आर ट्राइंग टू लिसन टू इट। उसको अपने गाल पे लगा के उसका स्पर्श जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि हम पहले 5 साल तक दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट रहते, और उसके 5 साल के बाद हम दुनिया के वर्स्ट स्टूडेंट बन जाते। करप्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता कि हम 5 साल के बाद वही, यानी हम सीधा बेवकूफ, बहुत से लोग तो बेवकूफ बन जाते, स्टूपिड बन जाते। बिल्कुल, पर जरूरी है। इसलिए तो ट्रैवल करने का ये भी एक मकसद होना चाहिए कि जब आप नए एक्सोटिक लोकेशंस पे जाते हैं तो अपने आप ही आपका माइंड फ्री हो जाता है, अपने आप ही सेंस ऑफ वंडर कहीं तो भी जागृत हो जाता है। क्योंकि एकदम नई जगह है, नई जमीन है, नया आसमान है, नया क्षितिज है, नया चांद है, नहीं मिला, वो अलग बात है। और नेट जियो का भी एक ट्रैवलर है, वो भी हमेशा बोलता है कि मेरे 5 सेंसेस खुल जाते हैं जब मैं ट्रैवलिंग में जाता हूँ। बराबर, तो वही जो आप बोल रहे हैं। तो अभी घूमने का चस्का कहाँ से लगा और कब से लगा है? घूमने का चस्का तो बहुत बचपन से लगा मेरे को, पर इसके बारे छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि तब तक अपने विषय जो है वो ट्रैवल का रोमांस है। अपन सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं कर रहे, अपन रोमांस की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं ट्रैवल कर। तो मेरे पापा जो थे, थोड़े अनोखे पापा थे। उनको एक अजीब शौक था कि उनको मशीनों से बड़ा प्यार था, इसलिए वो हमको बचपन में कई कारखानों में लेके गए थे, जैसे शक्कर का कारखाना हो। तो मशीनों से बहुत पापा ने मेरे मन में, और बाद में मैंने थोड़ा यंग एज में वो किताब पढ़ी थी जिसका नाम था ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। थोड़ा अजीब नाम है, इधर ज़ेन बोल रहा, इधर मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस किताब का जो मुखपृष्ठ था उसमें ऊपर कमल बना हुआ था और नीचे स्पैनर बना। पहले मेरे को समझा नहीं कि बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन किताब पढ़ने के बाद मेरे को पता पड़ा कि वो ये बोलना चाह रहा है कि कमल जो है वो आध्यात्मिक सौंदर्य का प्रतीक है, और स्पैनर जो है वो मशीन का प्रतीक है, मशीन के सौंदर्य। और अगर आप अपनी जिंदगी कंप्लीट फुलफिल्ड लाइफ बिताना चाहते हो
तो आपको ये दोनों भी, यानी मशीन का आध्यात्मिक सौंदर्य भी समझना चाहिए और अध्यात्म का मशीनी सौंदर्य भी समझना चाहिए। अगर आप मेरे को पूछे तो मेरे लिए एक जेट इंजन जिसमें 25,000 कंपोनेंट्स रहते, वो बनाना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना महाभारत ग्रंथ लिखता। मेरे लिए जेट इंजन और महाभारत एक जैसी चीज, दोनों को एक लेवल की क्रिएटिविटी। तो उससे हुआ क्या कि मेरे को बचपन में हमारा भाग्य था कि शायद इंसान ने प्रोड्यूस की हुई सबसे रोमांटिक टेक्नोलॉजी जिसको हम स्टीम लोकोमोटिव बोलते हैं, उस जमाने की गाड़ियां जो थी वो भाप के इंजन की गाड़ियां। तो इस तरीके से मेरे को कीड़ा जिसको काटना बोलते हैं, और हम पापा जो गंगाखेड़ में रहते थे तो बहुत ही खराब गांव था, एक गंदा जिसको बोलते कीचड़ से भरा हुआ, पर एक नदी थी गोदावरी नदी वो, और एक स्टेशन था। और स्टेशन पे जैसे एक छोटे गांव का स्टेशन रहता, एक कुत्ता, एक पीपल का पेड़, 2 बेंचेस, एक स्टेशन मास्टर का टिकट अब घर का छोटा सा ये, और बोगनविलिया बहुत सा लगा हुआ, रंगी अलग अलग कलर के बोगन में लगे हुए। एक ट्रेन सवेरे आती थी पूर्णा खंडवा एक्सप्रेस पैसेंजर, और शाम को खंडवा पूर्णा पैसेंजर। और जब बारिश ना हो तो मैं कम से कम एक बार तो भी स्टेशन पे जाता था, इतनी मेरे को ट्रेन से मोहब्बत है। और ट्रेन से जाने के बाद वहाँ होता क्या कि वहाँ रेलवे इंजन को पानी पिलाने की भी ये थी, वहाँ पानी पिलाना पड़ता था इंजन को, तो उसके लिए इंजन शंट होने निकलता था रेक को छोड़ के पानी पीने का, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर स्पॉट था। कभी कभी मैं वहां जाके खड़ा रहता, फिर वो इंजन वहां पहुंचता, उसमें पानी भरा जाता, वो इंजन मुझे बुलाता भी नजदीक, और जैसे ही नजदीक जाने लगे बाबा बाबा आवाज करे, अजीब सा धुआं नहीं। और इंजन को अगर आपने स्टीम इंजन के वीडियोस तो देखे होंगे, उसके कई नथनों में से वो स्टीम निकलती उसके, तो वो डराता भी था। बिल्कुल। एक बार तो ऐसा हो गया कि वो ड्राइवर ने मेरे को रोज देख देख के एक दिन उसने बोला कि चल तू आजा, मेरे को गोद में लेकर उसने इंजन के अंदर बैठा है और उसने प्लेटफॉर्म पे लेके चला गया। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव था। नहीं, बचपन में अगर मेरे किसी ने पूछा रहा था कि तू क्या बनना चाहता है जिंदगी में, तो मैंने कहा रहा था मैं इंजन ड्राइवर बनना चाहता ये मेरा ट्रेन का जो पहला है, मेरा स्टीम लोकोमोटिव। और पहला जर्नी जो किया मैंने बड़ा, इससे छोटे मोटे जर्नी किए थे, तो मामा मम्मी को लेने को आए थे, और उस जमाने में ये कैसा रहता था कि मामा आएंगे और अपनी छोटी बहन को लेके ससुराल से अपने मायके लेके जाएगी। और मेरी माँ रहती थी बरेली में, बरेली ने रायबरेली नहीं, बरेली उसको बरेली बोलते हैं। रायबरेली इलाहाबाद के पास है, और ये बरेली और भी दूर है। और हमारे गांव से बरेली के बाजार में जो बरेली, हाँ झुमका गिरा रे, वहाँ ही अब उन्होंने झुमका भी बनाया हुआ, झुमका गिरा वही वाला बरेली, वहां से ज्यादा फेमस हुआ। हाँ वहां से फेमस। तो उस बरेली की मेरी माँ थी। और ये जर्नी जो था ये करीब 42 घंटे का जर्नी था, और इसमें 3 ट्रेनें बदलना। पहले तो गंगाखेड़ से मनमाड़, मैंने जिंदगी में देखा हुआ सबसे बड़ा स्टेशन पहला वो है ना मनमाड़ था। 8-10 प्लेटफॉर्म और बड़ी बहुत सारे शंटिंग करने वाले इंजन, और यहाँ से वहाँ जाने वाले, और बड़े बड़े टी स्टॉल्स। मैं इतना प्यार में गिर गया था मनमाड़ स्टेशन के मोहब्बत में कि उस समय एक स्कूल में हमारा गाना बजता था लाउड स्पीकर पे, बन्नी ने एक गाना था, अच्छा आपको पता भी होगा वो गाना, मेरे साजन है उस पार मैं मनमार हूँ इस पार, वो मेरे माझी आपकी बार। मुझे मनमार सुनाई नहीं आता, मेरे को मनमाड़ सुनाई आता तो ट्रेन स्टेशन से ऐसा लगा हो गया। हाँ, इतना लगा हो गया कि मनमार वो शब्द सुनाई नहीं आता था, मनमार सुनाई आता था। हीरोइन को मनमाड़ देना है। तुम्हें मेरे को भी आश्चर्य लगता था कि इसने गाने में मनमाड़ क्यों डर रही है, वैसा सेंसलेस मनमाड़, इतना प्यार। तो वहां से फिर जब पहुंचे मनमाड़, ट्रेन आई, फिर उसमें बैठे। मामा ने, अच्छा था कि उस समय 3rd क्लास के टिकट लेते, उससे 3rd क्लास बोलते, लेकिन रिजर्वेशन वाला राइट। और मेरे को खिड़की वाली सीट मिली, तब से खिड़की से मुझे बड़ा प्यार। जब मेरी बच्ची भी हो गई तो भी हम दोनों में झगड़ा होता था, खिड़की को कौन भेजेगा, इतना खिड़की से लगा। तो ये जो जर्नी था मेरा, इसके साथ साथ जिसको मैंने बताया रोमांस जो है मशीन का भी, जो पापा मेरे में इम्बाइब करवाना चाहते थे, इन्फ्यूज करना चाहते थे, वो भी एक स्टीम लोकोमोटिव के थ्रू ये हुआ। इसलिए बाद में तो कई फिल्मों में, एक बोरिस पास्तर करके बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नॉवेल की सारी सबसे खूबसूरत चीजें जो ट्रेन ट्रैवल के बारे में, वो भी स्टीम लोको ट्रेन ट्रैवल के बारे में। तो ऐसा करते हुए मनमाड़ से हम लोग निकले थे, आगरा पहुंचे। आगरा सवेरे करीब 5:30-6 बजे पहुंच गए। वहां से ट्रेन बदलना की बरेली की, और हमारी ट्रेन थी रात को करीब 10:30 के करीब। मतलब दिन भर आपको आगरा घूमने का भी, दिन भर आगरा घूमने का ये था। तो फिर मामा मेरे शौकीन थे, हम लोग कायस्थ लोग हैं,
अब तो मैं जात पात को मानता नहीं, लेकिन उस जमाने में मुझे एक जात की स्पेशलिटी थी। तो कायस्थों को यूपी में आधा मुसलमान बोला जाता, क्योंकि ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन थे। तो मामा जी ने हमारे क्लोक रूम में सामान रखते थे, उस क्लोक रूम में पहले इतने बड़े बड़े चूहे मैंने पहले घूस के आकार के चूहे, बोला ये होल्डर वगैरह पूरा काट के फेंकते गए, लेकिन वो देख के खैर हम लोग निकले। और मामा जी खाने के शौकीन थे, अभी मम्मी भी खाने की बड़ी शौकीन थी, वो भी आखिर बरेली की थी। तो मामा जी सबसे पहले तो लेके गए तो खुरचन की दुकान में, पहली बार वो मिठाई खाई। खुरचन थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक पहली बार नाम सुन रहे हैं, हम भी पहली बार नाम सुन। खुरचन ऐसा रहता है कि एक बहुत बड़े कढ़ाव में दूध उबालते और दूध की जैसे मलाई बनी तो 2 सलाइयों से वो मलाई को बाजू करते हैं। अच्छा। फिर से मलाई बनती बाजू करते हैं, इस तरीके की मलाई की लेयर बाय लेयर एक ऐसी केक टाइप बन जाती है, उसको खुरचन बोलते हो। अच्छा। और उसको गुलाब जल और क्या बोलते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के कैसा वैसा वो उसको आपको उसके कट करके पीसेस दिए जाते। ये मैंने भी पहली बार खाई थी। हम गजक यहाँ नागपुर में मिलने लगी, लेकिन एक जमाना था कि गजक हम लोगों ने देखी नहीं। हाँ। आगरा की गजक भी बड़ी फेमस है, तो तिल गुड़ या तिल और शक्कर से बनी। और आगरा की गजक इतनी शानदार थी कि वो थर्मोकोल जैसी हल्की फुल्की। हाँ। उसके बाद दाल मोट पेठा तो आगरा का यानी सिग्नेचर डिश ही है। और मेरे मामा बरेली थोड़ा पंजाब के पास है, तो पंजाबी खाना भी इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता। तो एक जगह शायद वो अमृतसरी ढाबा वगैरह था, जहाँ मेरे मामा ने चूर चूर नान करके एक चीज खिलाई। अच्छा। जिसमें एक छोले पनीर की सब्जी, चटनी और साथ में वो जो नान था, हाँ, उसको उन्होंने दुनिया भर के लेयर से उस नान में, और उसने बाद में देने के पहले वो नान को ऐसा लेके ऐसा उसको चूर चूर किया। उसको चूर के उसने चूर दिया, उसका चूरा उसने। और मेरे को लगता है आधा कटोरी उसके ऊपर घी डाला और ऐसा नान। तो ये खाने का इससे नहीं, जैसे क्योंकि आपने पूछा था कि प्रवास का कीड़ा, तो प्रवास का रोमांस क्या है, तो यहाँ से मुझे पता पड़ा कि सफर में खाना एक बहुत बड़ी चीज है। फूड इज अ गुड थिंग। बिल्कुल। जो लोग खाने के बारे में नखरे रखते वो अच्छे ट्रैवलर नहीं बन सकते। बिल्कुल। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो 25% ऑफ ट्रैवल इज फूड। बिल्कुल। 25% खाना। तो मैं कोई भी जैसा भी उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ तो मेरे पूरा फूड का सर्वे चालू है कि उज्बेकिस्तान में मैं क्या क्या खाने वाला हूँ। इस तरीके से यानी पूरा रिसर्च करके ही अब मैं जाता हूँ। बिल्कुल। ताकि वहाँ जाने के बाद अपने को वहाँ का। हाँ, ये आप जो बात बोल रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जाते तो है लेकिन हम लोग ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जो फूड है ये भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप वहाँ का फूड नहीं टेस्ट करोगे, जब तक आप वहाँ की कोई स्पेशल डिश नहीं टेस्ट करोगे, तब तक ये वो प्लेस का मजा ही नहीं आता। जैसे आप अभी बोल रहे हो कि सिर्फ इतना ही नहीं है, और एक बात बड़ी बात करो। हाँ, एक बड़े राइटर ने ये बोला था कि अगर आपको किसी लोगों की संस्कृति के बारे में जानना है, हाँ, तो कोई भी संस्कृति सिर्फ 2 जगह झूठ नहीं बोलती। हाँ, बाकी लोग मुखौटे लगा के रहेंगे। जी। एक उनका खाना कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल। और उनकी कला कभी झूठ नहीं बोलता। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ये बात याद रखना चाहिए कि उनका खाना एक्सप्लोर करना चाहिए, उस खाने में उनकी संस्कृति बसती, उनका मन बस। थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, अगर आपको हैदराबाद में एक डिश बनती है जिसका नाम हलीम है। हलीम यानी मटन और गेहूं, हाँ, ये 2 चीजों को मिला के रात को, जैसे कल 10 बजे सवेरे सर्व करना है, हाँ, तो आज रात को 10 बजे वो कड़ाओं में बनना चालू होता है उनके हंडों में। हाँ, तो उसमें वो गेहूं और ये डालते और उसको चलाना चालू करते, बिल्कुल। और पूरा उसका जैसे सूप जैसा बन जाता। अब हलीम जब बनता करीब 10 से 12 घंटे की प्रिपरेशन है। हाँ, टेस्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि जो सौंधापन जो उसका है, जो मुगलई मुस्लिम डिशों में जो रहता है, राइट। ये डिश हमको क्या बताता? ये डिश सिर्फ हमको स्वाद नहीं बताता, हमको संस्कृति के बारे में बताता। और जो भी इन संस्कृति के लोग हैं, जिन लोगों के लिए, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, लेड बैक एंड रिलैक्स्ड लाइफ वाले लोग थे, हर चीज का जायका लेके जीने वाले लोग थे। तभी 12 घंटे वो डिश बना, 12 घंटे दे डिश सकते। बना। तो 12 घंटे डिश बन गई तो खाया भी दस्तरखान पे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी फास्ट फूड जैसे नहीं खाया जाएगा, वो खाया भी तमीज से जाएगा। दस्तरखान बिछेंगे, लोग आजू बाजू बैठेंगे, गप्पे होंगी, शायरी होगी, पूरे कल्चरल एक ये होगा, और उसके साथ साथ वो नौश किया जाएगा, खाया जाएगा। जैसे मेरे एक मामा लखनऊ में थे। हाँ, तो लखनऊ में जब वो पान ठेले पे गए तो उन्होंने उसको बोला कि मेरे को कत्थे की करवट वाला पान बना के दे। कत्थे की करवट? अच्छा। तो समझे तो मामा ने मेरे को समझाया कि देख, बोले पान में आधा चूना लगाया जाता है और आधा कत्था। हाँ,
तो अगर आपने कत्थे की करोट पहले ली तो उसका टेस्ट अलग आता, बाप रे, चूने की करोट ली तो अलग टेस्ट आता। क्या बात है। इतने दर्दी लोग, मेरा बोलने का मतलब ये जो चीज है कि नहीं, ये जो दर्द है, दर्द बढ़ता होगा ना हो जाए जो है, ये दर्द खाने वाला वैसा दर्द, वैसी संस्कृति थी वो। आपको सबके लग रहा है कि उस समय में पैदा होना चाहिए। नहीं, मैं तो अभी भी मध्य बिना, मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्निटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप मेरे को मन से पूछे कि सबसे आदर्श समाज कौन सा था, तो मध्यबीन समाज था, जो हर चीज का स्वाद लेके, हर चीज की रसिकता से आस्वाद लेके। तो आपको क्या लगता है कि अभी आज की पीढ़ी जो है और आपकी जो पीढ़ी है, आपकी से पहले की पीढ़ी है, इन लोगों की ट्रैवलिंग है, इन लोगों की सोच में क्या अंतर है और कैसा उनको करना चाहिए? जैसे हम लोगों को नई स्टीम इंजन दिखा है, तो हम वो रोमांस नहीं जानते, वो चीज़ का फ्लेवर नहीं जानते, तो आज के ट्रैवलरों को क्या ध्यान में रख के ट्रैवलिंग करनी चाहिए? ये कुछ चीजें तो गई तो वो गई, स्टीम इंजन तो गया, वो जर्नी भी गया। क्योंकि जैसे स्टीम इंजन जब पुरानी ट्रेनों में बैठते थे तो खिड़की खोली रहती थी, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट रहते थे। हाँ, जंगल में से ट्रेन जा रही तो उसकी खुशबू है, किसी सरोवर के नज़दीक से जा रही तो पानी की ठंडक, उस सरोवर से आने वाली, अलग अलग गाँव की अलग अलग खुशबू रहती। मैंने कहीं तो पढ़ा तो उसने बोला था कि हर एक शहर का एक खुशबू का प्रोफाइल रहता, खुशबू का भी प्रोफाइल। बिल्कुल। तो ये सारा प्रोफाइलिंग होते रहता। हम आजकल एसी में ही जाते, खिड़कियां बंद रहती, तो बंद खिड़की में से नेचर देखना है, टेलीविजन के ऊपर से नेचर देखने जैसा, वो टीवी स्क्रीन जैसे ही है ना, जिसके ऊपर आपको दिख रहा है, जिससे आप कनेक्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो कनेक्ट इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग में। कनेक्ट, आप जा क्यों रहे हो? यू आर गोइंग टू कनेक्ट। आप जो अकेले पड़ गए हो, आपको वायर जोड़ना है दुनिया के साथ। एक आदमी फ्रांस काफ्का करके एक राइटर है, उसको पूछा था कि सबसे डरावनी चीज कौन सी है, तो उसने बोला था, उसने शब्द इस्तेमाल किया था कि नॉट हैविंग ब्रिजेस विद द वर्ल्ड। से ब्रिजेस कैसे? अच्छा, पुल जो है, मतलब जुड़े हुए दुनिया, ये पुल नहीं रहना। हम इन पुलों को बनाने के लिए तो जा रहे हैं, तो कुछ तो रोमांस आजकल लोग मिस करे। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी मेरे बोलने से आपके ध्यान में आया होगा कि लोग डेस्टिनेशन के लिए लोग भूल जाते कि जर्नी उतनी है। बिल्कुल बराबर। मैंने आजकल देखा, मैं ट्रेनों में बैठता हूँ तो लोग ट्रेन में आते, उनका लैपटॉप निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते, ऊपर जाते कान में जाने की म्यूजिक सुनने, वो भूल ही जाते कि ट्रेन का खुद का म्यूजिक है, ट्रेन के अलग अलग आवाज है। बिल्कुल। ट्रेन की जय, उसके बाद स्टेशन पे आने के बाद स्टेशन पे उतरना, कभी कभी इंजन सेपरेट होता है, ये देखना, ये तो घूमना, वहाँ के अलग अलग स्टॉल्स पे खरीद के खाना। बिल्कुल। ट्रेन निकल गई और अपन बॉटल लेके दौड़ रहे, ये सारे जो एक्साइटमेंट्स हैं, ये सारे महसूस करना, तो थोड़ा सा तो मैकेनाइज्ड होएगा। हाँ, और अभी आजकल की जनरेशन टिक मार्क पे ज्यादा ध्यान देती है। हाँ, कि वी आर टिकिंग इट, कि मैं शिमला, हाँ टिक हो गया। बकेट लिस्ट। वो टिक करने के लिए थोड़ी है ना, क्योंकि किसी एक फिल्म में एक डायलॉग भी था कि अगर मैं मंजिल की परवाह करूंगा तो रास्ता बुरा मान। रास्ता बहुत जरूरी। हाँ। जैसे अपन किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, ऊटी जाइए, तो ऊटी का रास्ता ज्यादा खूबसूरत है, ऊटी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यानी जब अपन ऊटी पहुंचे तो अपन इतनी खूबसूरत जगह से गुजरे हुए रहते कि अगर आपने आंखें खुली नहीं रखी, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इनसेंसिटिव लोग, जैसे मेरे भी याद है यूरोप में से घूमते समय या ऑस्ट्रिया में से जा रहे, जो स्विट्जरलैंड के इतना खूबसूरत था, और लोगों ने धूप आरी करके बस के पर्दे इतने अरसिक लोग भी मैंने जिंदगी में देखे। उनको इंटरेस्ट यही है कि मैं मेरे फोटो खींचूं और मैं लोगों को जलाऊं, जिसको तो जलाना, वो भी जलाने ने क्या, मैं जलाए जैसा करूँ, लोग जले जैसा करे, उनका रिस्पॉन्ड हुआ। इसके बियॉन्ड है ट्रैवल। मेरे लिए ट्रैवल तो जिंदगी है, इसलिए मेरे लिए तो, और अगर किसी को भी ट्रैवल करना है तो टू मेक कनेक्शंस विद द वर्ल्ड। बिल्कुल, हर चीज के साथ कनेक्ट होना, हर चीज। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस आया है क्या ट्रैवलिंग करते टाइम कि जो ये कनेक्ट मेरे को ज्यादा फील हुआ है जगह से, या कोई एक्सपीरियंस है या मोमेंट से? हाँ, जी कुलकर्णी का एक वाक्य मुझे याद, जहां उन्होंने हैप्पीनेस को डिफाइन किया, तो उनका कहना था कि व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज नॉट अ परमानेंट स्टेट। हैप्पीनेस एक कोई स्थिर अवस्था नहीं है कि पूरा फैली हुई है जैसे धूप फैली रहती पहाड़ों। इट इज नॉट लाइक दैट। हैप्पीनेस मीन्स poignant moments. The more poignant moments in your life, the more happy you are. आप खुद याद करिए अपने, आपका कोई ऐसा क्षण है जो आपको, ऐसी चीज है जो आप हैप्पी थे, आप पूरी घटना थोड़ी याद करते, आप उसमें के कुछ क्षण याद करते। उन poignant moment को मैंने उत्कट क्षण उसको बोला, सर्वोच्च क्षण। तो जितने सर्वोच्च क्षण आपकी जिंदगी में ज्यादा, उतने आप हैप्पी। तो कोई अगर मेरे को बोले ट्रैवल क्यों करना, तो बाकी की तो छोड़ दीजिए, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और बाकी सर्वोच्च क्षण आपको जो है वो सबसे ज्यादा आपको ट्रैवल देता है, इसलिए ट्रैवल करना पड़ता।
मेरे लिए ट्रैवल जो है करीब करीब कुछ ऐसे मेरे जिंदगी के क्षण हैं कि किसी भी बड़े साधु सन्यासी का जो ब्रह्मानंदी टाई का अनुभव जो होगा, हाँ, करीब करीब वो अनुभव मेरे को आया हुआ है। जब आप अपना शरीर और मन दोनों भी भूल जाते और आप तादाद में जिसको बोलते एकात्म हो जाते प्रकृति से। जैसे अभी मैं मार्च महीने में ऑस्ट्रेलिया गया था। बचपन में मेरा सबसे फेवरेट विषय जो किसी के भी नहीं रहते बचपन में, 10th तक मेरे इतिहास और भूगोल मेरे सबसे फेवरेट विषय थे। तो भूगोल में मैं वो बर्ड हमेशा ग्रेट बैरियर रीफ का पढ़ता था। कोरल रीफ यानी कैसा रहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रहता है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बना हुआ। और ग्रेट बैरियर रीफ करीब 2500 किलोमीटर लंबी रीफ है जो स्पेस में से भी दिखती है ना। इट इज दी ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत जबरदस्त रहती है बिकॉज दी कोरल रीफ जो रहता है उसके वजह। बिल्कुल, मेरे को देखने की बहुत इच्छा थी और इत्तेफाक से मौका आया। केन्स करके जगह है, अच्छा, जहाँ पहले जाना पड़ता, शहर है वो। वहां से फिर एक मीडियम साइज का शिप ने एक आइलैंड पे लेके गया और वहां पहले उन्होंने ग्लास बॉटम बोट में बैठाल के जहाँ नीचे का दिखता और नीचे के कोरल्स की लाइफ मैंने सीधा बोला ना, मैंने इतनी लाइफ मैंने देखी नहीं, इतनी वैरायटी और इतना ट्रैफिक जैम, इतनी मछलियां, इतने कछुए, इतने स्टिंगरेज, इतनी जेली फिशेस, इतने ना पूरा गार्डन ऑफ एडन जिसको बोलते हैं कि नहीं, तो वो गार्डन ऑफ एडन ही था वो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर भी मन में खटक रहा था कुछ, तो फिर भी ऐसा लगा कि ग्रेट बैरियर रीफ आया मैं, मुझे कोई अलग चीज नहीं मिली क्योंकि इस तरीके की थोड़ी बहुत जिंदगी में अंडमान में भी ये है, ग्लास बॉटम बोट में, तो अंडमान में भी काफी कुछ अच्छा देखने। बिल्कुल, तो कुछ नया नहीं लग रहा था कि मैं बैरियर रीफ आया। मेरा इस टूर का खर्चा मेरे बीवी का मिला के 8 लाख रुपए का खर्चा 11 दिन के टूर का जी। और 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद मेरे को वो मोमेंट तो नहीं है। इत्तेफाक से बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की झीनी बारिश जिसको बोलते हैं ना, हाँ, ऐसी स्प्रिंकल, बिल्कुल गुलाब पानी पाउस मराठी में बोलते थे, ऐसी बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की हवाएं चालू हो गई और समुद्र जो है जिसको लैपिंग सी बोलते, धीरे धीरे हिचकोले खाता हो सब। तो मैंने बीवी को बोला, थोड़ा सा उसको क्या बोले जहाज में बैठने के कारण उसको वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, तो बोली मैं नहीं चलती अभी, थोड़ी देर के बाद निकल। मैं अकेला निकला, रेनकोट पहना और वहाँ कॉफी के स्टॉल्स थे, वहाँ 600 रुपये खर्च करके कॉफी जिंदगी में पहली बार। अभी तक स्टारबक्स में 350 की सबसे ज्यादा कॉफी पी, एकदम 600 ही देना पड़ेगा एक अलग एक्सोटिक जगह है करके। वहाँ कॉफी ऐसे पूरा ढका हुआ रहता है, उसमें स्टॉप अप भी पड़ा हुआ था, वो कॉफी लिया और समुद्र किनारे के पास मैंने कहा यहाँ आता हूँ। और आने के बाद मेरे को किनारे पे 2-2.5 किलोमीटर तक किनारे के ऊपर एक ऐसी लेयर जैसी ब्लैक काली लेयर ऐसी दी। तो मेरे को ऐसा लगा पानी में शैवाल जिसको बोलते, हाँ, उस तरीके का कुछ होगा, तो उसकी लेयर को तो मैं समुद्र के नजदीक आके, समुद्र जैसे रेलवे इंजन बुलाता था वैसे समुद्र भी बड़ा अजीब है, वो बुलाता भी और दूर भी रहता, डराता भी। बिल्कुल, वो बुलाता और डराता। ये बात रेलवे इंजन के समुद्र ने किया मेरे साथ कि ये जो बोलते ना कि पहाड़ पे चलो बुलावा आया माता, तो पहाड़ बुलाते बाकायदा, हाँ, बुलाते इन द सेंस ऐसा कोई तुम आ जा ऐसा नहीं बोलते, बिल्कुल, पर हॉन्ट करते हो, बिल्कुल, वो हॉन्टिंग चीज। तो ये समुद्र के पास फिर मैं गया, वो शैवाल देखने की कोशिश कर रहा था, इतने में एक सीगल जो है समुद्री पक्षी, उसने डाइव मारी पानी में और हजारों मछलियां और सिल्वा ऐसे चमकती हुई और चिल्लर जैसी जमीन में पानी में गिरे, एकदम ऐसे एकदम एक साथ नीचे गिरे। तब जाके मेरे बोला अरे बाप रे, इससे मछलियां हैं। और मैं जो देख रहा हूँ वो शॉल देख रहा हूँ, एक शॉल में मिलियंस ऑफ फिशेस है, मिलियंस। तो वो जो पूरा काला पानी हुआ था उस साइड का, वो सारी वो एक शॉल वहां, वो मछलियां थी, वो मछलियां थी। और पक्षियों के लिए फीस थी, बड़े बड़े पक्षी जो थे वो अलग अलग तरीके के पक्षी जो थे वो खा रहे थे, मछलियां उछल रही थी। वो एक ऐसे मूवमेंट आया कि वो लैपिंग समुद्र, वो चिल्लर जैसे आवाज, वो हजारों लाखों उड़ती हुई मछलियां, वो कॉलर से हिलाते हुए कुछ बात करने वाली हवा जो कुछ बताना चाह रही हो, क्योंकि हवा भी बोलना चाहती है ना, अपने को सीक्रेट बताना चाहती है अपने से, तो वो कॉलर उड़ाती हुई हवा। वो कॉफी का 600 रुपये खर्च किया, वैसे भी अच्छी लगी थी कॉफी, भी इतना पैसा खर्च किया हुआ है, तो वो कॉफी का स्वाद, ये ऐसा मोमेंट था जो मैं टॉप मोस्ट मोमेंट की बात कर, ये मोमेंट मैं आखिर तक नहीं भूलने वाला। मराठी में जिसको ब्रह्मानंदी टाई बोल के, जिसके लिए सन्यासी लोग हजारों सालों की तपस्या एक टांग पे खड़े होकर अगर बिना तपस्या किए भी वही कि जहाँ मन यानी क्या बोलना चाहिए, मन की भी पर ये नहीं रही, मैं नहीं रहा, लेकिन मैं मन से नहीं रहा ऐसा नहीं,
कुछ देर के बाद मैं ये भी भूल गया कि मैं शरीर भी नहीं है मेरा। When you become an emotion, you become a feeling. बिल्कुल। ये जो कनेक्ट रहता ना, आप जो बोले थे कि क्लैरिटी आती, हाँ। जब इस तरीके की क्लैरिटी आ जाने तो शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। यू डोंट नीड एनी वर्ड्स। हमारा अध्यात्म में भी यही स्टेट पूरा। हाँ, अध्यात्म उसी स्टेट है। अध्यात्म है ही क्या? इट्स अ स्टेट। स्टेट, अध्यात्म की स्टेट वही है कि व्हेन यू स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड यू गो बियॉन्ड वर्ड्स। क्योंकि वर्ड्स आपको एक प्रेजेंस ही रहे जो आपको बांध के रखने कोई, तो व्हेन यू गो बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ये तो यही तो अध्यात्म है। याद और ये आध्यात्मिक अनुभूति ट्रैवल देता है। तो अगर कोई सबसे बड़ा पूछे आपको बिना एक टांग ऊपर करके गुफाओं में बैठ के तपस्या करके कि अगर आप चाहते हो एक सन्यासी की जैसी आध्यात्मिक अवस्था आप प्राप्त करो तो ट्रैवल करो, प्रवास करो, उससे ट्रैवल होगा वो। हाँ, तो एक वाक्य मेरे को भी याद आया। आप जैसे अभी बोल रहे थे, हम लोग 23 साल पहले हमारे मम्मी पापा के साथ छोटे थे हम लोग हिमाचल गए थे। तो आपको मालूम होगा हिमाचल का मैक्सिमम पार्ट जो ब्यास नदी के साथ साथ चलता है, कि ब्यास नदी चलती है, आपके साथ चलना होता है। तो जनरली अभी हम छोटे होते इतना समझ नहीं आती चीजों की, तो चलते रहते। अब कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तो कुछ चीजें समझाता है, जैसे आप अभी समझा रहे हो। तो उस टाइम पे जो हमारा ड्राइवर था, पंजाबी था वो, तो काफी देर तक उसने देखा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब देख रहे सिर्फ। तो उसने कुछ सोचा कि मैं बताऊं, तो उसने एक चीज हमको ऑब्जर्व करने लगा। वो बोलता है कि हम लोग हर बार एक नया जब टर्न लेते, एवरी टाइम वी गो विद द टर्न, आप लोग देखना कि जो नदी का पात्र है वो हमेशा अपनी जगह बदलता है। मतलब वो पात्र कभी बड़ा कभी छोटा ये होता है। दूसरा, उसके वजह से उसका साउंड बदलता है। अच्छा। क्योंकि पूरा टाइम आप साउंड सुनते हुए जा रहे हो, तो एवरी टर्न पे नदी का साउंड अलग आता है। बड़ा सही। तो वो जब आपको कोई बताता है तो देन यू सी दैट थिंग इन दैट वे। तो आज का हमारा डिस्कशन करने के पीछे का ये भी एक मकसद है कि आप जो एस्पेक्ट बता रहे हो कि जिस हिसाब से देखना चाहिए ट्रैवलिंग को, वो अभी हम शायद अभी समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली ट्रैवलिंग चीज क्या होती है, रोमांसिंग चीज। तो दिस इज द रोमांसिंग। क्योंकि आप अभी जो बोल रहे हो वो पा रहा है रिलेट, समझ पा रहा हूँ कि मैं कितनी चीजें मिस कर चुका हूँ आज तक देखते हुए। तो प्लीज कंटिन्यू। मैं आपने जो बात की इसी को थोड़ा आगे बढ़ा था, ताकि अपने को दूसरी भी चीज बता रहे कि ट्रैवल क्यों करना है और कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने अभी मामा के साथ तो बरेली का जर्नी हुआ था, नेक्स्ट टाइम मैं पापा के साथ बरेली गया। तो पापा के साथ बरेली गया तो वो आगरा तो रुक नहीं था। तो मामा ताजमहल वगैरह दिखाने नहीं इसलिए नहीं लेके गए कि मामा आगरा में पढ़े हुए भी थे, मम्मी भी मेरी आगरा से BA हुई थी, तो उनके लिए ताजमहल यानी ऐसे हमेशा रोज की बात है, रोज की बात थी, घर की मुर्गी दाल भरा और जैसा पोक की। पर पापा ने देखा नहीं था ताजमहल, तो पापा ने ऐसी वो ट्रेन सवेरे रुकी, पापा हमको ताजमहल दिखे। अब ताजमहल की मजा देखी, जिन्होंने ताजमहल देखा उनके लिए। वो जब ऑटो ताजमहल के पास आके रुका, उसने बोला कि ताजमहल आ गया। बाहर देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है जिसने ताजमहल डिजाइन किया है, उसने ताजमहल एकदम नहीं दिखना चाहिए, तुमको धीरे धीरे दिखना चाहिए ना, तो उसने एक बहुत ऊंची दीवार बना के रखी है। अब इत्तेफाक से थोड़ा मैं पढ़ के भी गया था उस समय, और पापा ने फौरन गाइड कर लिया। तो एक बात सबने याद रखना चाहिए कि अगर हमको किसी ऐतिहासिक जगहों को ढंग से देखना है तो 2 रोटी कम खाओ, लेकिन गाइड करो। गाइड कभी कि ज्यादा पैसा लेते, लेकिन एक अच्छा गाइड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइड जान फूंक देता उसके अंदर। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली हिस्ट्री क्या है, इट इज टाइम ट्रेवल। तो टाइम ट्रेवल जब आप कर रहे हो तो आपको कोई बताने वाला भी तो चाहिए ना। जैसे आपने अभी अच्छा बोल रहा है कि जनरली लोग ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस नहीं करते। ये 2 शब्दों में फर्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो जब एक आप गाइड के साथ रहते हैं ना, तो आप नोटिस करना शुरू कर। अगर उसने नहीं बता रहा था तो शायद ये हमको नोटिस नहीं किया रहता। उसने बोला दिख रहा क्या ताजमहल? तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ताजमहल के आगे करीब 30-40 फुट ऊंची दीवार उन्होंने बना के रखी, ताकि एकदम उसकी खूबसूरती आपको ना दिखे। एकदम नहीं दिखना चाहिए तो मजा ही चली जाएगी। और फिर जब अपन अंदर जाते ताजमहल में, वो दरवाजा तो एकदम सामने वो वाइट मार्बल का, तो एकदम जिसको हाँ करके, वो हम लोग साथ मेरे साथ खेले स्पेन का ट्रूप आया हुआ था, वो तो यानी बेहोशी होना बाकी था। इट्स टू ब्यूटीफुल ऐसा उनके देख क्या नहीं है। और एक बात जो कोई रियलाइज नहीं करता, इसलिए सिर्फ मोबाइल पे नहीं देखता चीजें या टीवी पे नहीं देखता। मोबाइल और टीवी के लोग कभी भी नहीं समझ सकते कि ताजमहल बड़ा कितना है। तो वो गाइड ने हमें बताया कि ताजमहल इतना बड़ा है। अब देखिए फिर से नोटिस करो बोले, बाद में लेके भी गया कि ताजमहल में 2 प्लेटफॉर्म्स, एक ऊपर मार्बल का व्हाइट प्लेटफॉर्म है और नीचे एक प्लेटफॉर्म है जो रेड स्टोन का प्लेटफॉर्म। तो वो जो मार्बल का प्लेटफॉर्म है उतना बड़ा है कि वहां 3 हॉकी के मैचेस एक साथ हो सकते हैं। एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। और नीचे रेड स्टोन का जो प्लेटफॉर्म है वहां 3 फुटबॉल के मैच एक साथ हो सकते हैं। इतना बड़ा। और फिर उसने बताया कि ताजमहल के सामने गार्डन भी है। कई बार लोग ताजमहल देखते लिए भूल जाते, ये जो पर्शियन बिल्डिंग्स थी इसमें गार्डन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज थी जितना
मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जितना। उसने बताया गार्डन देखो कैसा है, तो फिर अब उसने बोला था नोटिस करो ना, तो दिखा कि 3 कैनॉल्स आ रहे हैं। हाँ। और बीच में एक टैंक है जो सभी ने देखा, जिसके सामने लोग फोटो लेते, कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह आता तो उसके सामने बेंच है जहाँ बैठ के लोग फोटो लेते, देखे हो। उसने बताया कि ताजमहल जो आदमी डिजाइन कर रहा है लाहौर का था, वो आर्किटेक्ट ईरानी शायद आदमी था, लेकिन था लाहौर का। तो उसने, शाहजहां ने उसको बताया था कि मेरे को, यानी सपने में देखी वो तो दंत कहता है, लेकिन उस आर्किटेक्ट ने उसको बोला था कि मैं कुरान शरीफ में जो स्वर्ग का वर्णन है, तो मैं यहाँ पैराडाइज खड़ा करने वाला हूँ। तो ताजमहल इज अ रेप्लिका ऑफ पैराडाइज। तो कुरान शरीफ के हिसाब से पैराडाइज में 3 नदियां हैं, एक शराब की, एक दूध की और एक शहद की, और ये तीनों नदियां एक जगह आके मिलती, इसीलिए वो 3 कैनॉल्स बने हुए हैं। अच्छा। सिंबॉलिकली एक शहद का आ रहा जैसा, एक मध्य यानी जैसे शराब आ रही, और एक तरफ से दूध आ रहा। इन तीनों चीजों का मिलके वो बनाया हुआ है। फिर वो गाइड हमको अंदर लेके गया। अगर आपको पता होगा ताजमहल के बारे में, तो वो जो कबर अपने को दिखती है अंदर, वो एक्चुअल कवर नहीं, कवर रियल कवर नीचे है, उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसी आर्टिफिशियल कवर बना के, और इत्तेफाक भी कभी कभी भाग्य भी साथ देता है। उस समय करीब 4:30-5 बज रहे थे, वो जालियों में से छन के सूर्य प्रकाश, आखिर का जो सूरज डूबने और ठंड के दिन थे, जल्दी जल्दी सूरज डूबता। तो उसने बताया कि पर्शियन जालियां, जो इतनी खूबसूरत जालियां क्यों लगाई हैं, उन्होंने कहा खूबसूरती डेकोरेशन के लिए नहीं, बोले सिर्फ डेकोरेशन के लिए इतने बड़े लोग काम नहीं करते, हार जो रहता है तो गो बियॉन्ड भी तो रहता है। बिल्कुल, तो बियॉन्ड कैसे जा रहा है। तो उसने बताया कि कोई वास्तु रहती, कोई इमारत, वो तो स्टैटिक चीज है ना, वो ब्रीदिंग नहीं है, वो हिलती नहीं, तो फिर हिलना क्या चाहिए। इसलिए मुगल आर्किटेक्चर में और पर्टिकुलरली पर्शियन आर्किटेक्चर में इमारत को मोशन दिया जाता। मोशन कैसे देते, तो कैनॉल्स बना के, पानी के ये बना के, और दूसरा जालियां लगा के। तो जालियां लगाने से क्या होता है कि जब सूरज आसमान में मूव होता है, तो उसकी जो छांव जो रहती जाली के थ्रू आने, वो हिलते रहती, धीरे धीरे सरकते रहती। हाँ। तो उसके सरकने से ऐसा लगता है कि एज इफ यू आर इन अ ब्रीदिंग स्पेस, जिसको एज इफ द स्पेस इज अलाइव, जिसको बोलते हैं द स्पेस हैज टू कम अलाइव, जिसको। हाँ। तो वो स्पेस अलाइव हो रही। हाँ। तो ये उसने नजरिया दिया। इतना से मैं भी थोड़ा पढ़ के गया था। हाँ। मैंने एक फ्रेंच आदमी का पढ़ा हुआ था कि उसने कहा था कि ताजमहल चांद की रोशनी में ऐसा दिखता कि जैसे कोहरे की बनी हुई इमारत है, यानी सॉलिड दिखता ही नहीं वो। हाँ। इत्तेफाक था कि शाम ठंड के दिन थे, जल्दी थी, और पूर्णिमा तो नहीं थी, लेकिन शायद 14 वगैरह 14वीं का ही चांद था वो। एकदम भाग्य भी करके बोला ना, सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा प्यारा वाक्य, उसको लोगों ने बोला था तू लकी है, तो उसने बोला था आई एम नॉट लकी। फिर उसने बोला था लक हैपन्स व्हेन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ऐसा बड़ा प्यारा। क्या बात है। तो मैंने तो ये फ्रेंच पढ़ा हुआ था, तो उसने बोला था, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि शाम हुई, पापा भी मेरे थोड़े जल्दी आदमी थे, लोगों को तो कह रहे थे फटक से ऑफ हो जाते लोग, शाम हो गई, लोग जाने चालू हो गए। जिसको नागपुर की भाषा में काला कुत्ता नहीं याद, ताजमहल कोई नहीं। हमारी फैमिली थी और 2 शायद नेशनल ज्योग्राफी के फोटोग्राफर्स था, वो ट्राइपॉड वगैरह लगा के उनके फोटो लेना चालू थे। वो तो घंटों बैठते हैं, सवेरे से थे उस साइड, हम लोग थे। और फिर शाम हुई, उन्होंने वो फ्लड लाइट वगैरह थे वो बंद कर दी, और चांद की रोशनी रहती तो थोड़ी देर के लिए बंद करते हो, और बंद किया तो सही में सामने पूरी जो मार्बल की वाइट इमारत है, वो ऐसा लगा कि धुंध से बनी हुई है, सॉलिडिटी चली गई। तो यहाँ से मैं पूरी बचपन से सीख गया था, इसलिए मैंने एक बात याद रखी थी कि मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले टूरिस्ट गाइड करता। थोड़े ज्यादा पैसे के तो भी चलता, क्योंकि टूरिस्ट गाइड आपको देखने की आंख देते। बिल्कुल। तो अच्छा ट्रैवल जो रहता वो करीब करीब निर्वाण अवस्था में लेके जाता, क्योंकि सही में आपकी आंखें देखना शुरू। और गाइड अगर रहा तो फिर जैसे गाइड है, तो गाइड से जो मैंने बोला वो बड़ा अच्छा आपने नोटिस करते एंड ही ब्रिंग्स हिस्ट्री अलाइव। क्योंकि मैंने देखा कि क्या होता, नहीं तो जैसे मैं ट्रॉय गया, अब ट्रॉय क्या है, पूरे खंडर है, कुछ ही नहीं हुआ, सिर्फ आप पुराने महल पर पड़े लेकिन कुछ भी तो नहीं। तो अगर आप वैसे देखने जाए तो अब तो 10 मिनट में लोग वापिस आ रहे थे। 10 मिनट गया, चांगले का है, अच्छा क्या है पता ही नहीं ना। पर वो गाइड के साथ जाने का वो पता था गाइड का कि यहाँ ये घटना हुई थी, यहाँ जो आपको ये जो हंडे दिख रहे हैं इसमें ऑलिव ऑयल भरा जाता था, ये ऑलिव ऑयल से भरे हुए रहते थे, ये वाइनरी थी, यहाँ जो गड्ढा दिख रहा है इसमें ये अंगूर डाल के उसके ऊपर चल के लोग जो पीस के, ये नालियां जो दिख रही यहाँ से वो रस निकलता था, यहाँ फर्मेंट होता था इस जगह में, एकदम वो अलाइव हो जाती वो पूरी जो जगह है।
मैं कोई भी देश देखने जा रहा हूँ तो कम से कम 6 महीने पहले उसका सबसे पहले मैं इतिहास पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे को पंडित नेहरू ने एक बड़ी अच्छी वाक्य बोली थी कि अगर तुमको सही में रसिक बनना है तुमको इतिहास में रुचि चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जिसको इतिहास नहीं आता वो ना आर्ट समझ सकता, कला समझ सकता, कुछ ही नहीं समझ सकता, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है वो सारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपका। अगर आपको इतिहास पता है और भूगोल पता है तो आपकी प्रिपरेशन बदल प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और आप एकदम अलग, एक नजरिया ही पूरा अलग है, पर्सपेक्टिव चेंजेस। आप इसलिए भी जा रहे हैं ना कि आपका पर्सपेक्टिव बदले, नहीं तो आप वही अपना रूल ले ले गाड़ी और तो पर्सपेक्टिव तो बदलना चाहिए ना इंसान का। तो ये इतिहास पढ़ने से होता। और दूसरा बर्ट्रैंड रसेल ने उसने बोला था कि इन 3-4 विषयों का जिनको एप्रिसिएशन नहीं है उनकी जिंदगी जानवरों जैसी है। बिल्कुल। कौन से विषय? कौन से विषय? इतिहास, गणित, संगीत और चौथा फूड, बिल्कुल खाना। ये चीज आपको आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज उसमें मैं ऐड करूंगा क्योंकि मैं ट्रैवल करके देखा, भाषा। क्योंकि इंसान के मेरे हिसाब से 3 सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन में एक भाषा है। भाषा बहुत खूबसूरत चीज है। दूसरा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स नहीं होता तो पूरे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी नहीं। बिल्कुल। तो मैं और म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक जैसी डिवाइन और उसको अपन बोलते हैं आध्यात्मिक चीज, म्यूजिक से बड़ी तो कोई आध्यात्मिक चीज नहीं। तो ये 3 वैसे बोलते भी है ना कि अगर जो आदमी संगीत से जुड़ा हुआ है उसको अलग से उपासना भगवान की करने की जरूरत नहीं। बहुत सही। वो उसके अपने आप हो रही है, उसकी अपनी अपनी। तो ये भी एक चीज है। जैसे आप बोले कि 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें फूड भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने अच्छी चीज कौन सी जगह की, मतलब इतने जगह आप घूमे हो, उसमें से बेस्ट डिश कौन सी खाई है और वियर्ड या वर्स्ट चीज कौन सी खाई है? अच्छी तो बहुत चीजें खाई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं घूमते समय वहां की सिग्नेचर डिश क्या है। जैसे मदुरई में जिल जिल जिगर ठंडा, ऐसा विचि सुना होगा एक ड्रिंक है। बाप रे। जिल जिल जिगर ठंडा, वो सही में जिगर ठंडा, क्योंकि मदुरई की तरफ वो तमिलनाडु के पास होने से वहाँ गर्मी बहुत रहती है, वो भी ह्यूमिड गर्मी रहती, तो जिगर ठंडा पीने से। और मदुरई में ही दूसरा है ना, केले का जो तना है, तो जो छोटा झाड़ रहता उसके केले के तने के स्लाइसेस उसको मसाला डाल के खाइए। बाप। या अगर हम चेन्नई में गए तो एक थट्टे इडली करके एक बड़ी इडली रहती है, काफी बड़े साइज। अभी तो सबको मालूम हो गया। अब तो नहीं दिखी, जब मैं गया था तो पहली बार वो तट्टे इडली खाई थी। तो या बनारस में गया तो बनारस का एक मलाइयो करके जिसको मलाई बात दैट्स। तो मलाइयों में मलाई को फेंटा जाता शाम को, और उसको खुला उसका जो बर्तन है वो चांद की रोशनी में रखा जाता है। उनका बोलना है कि चांद की रोशनी इसमें उतरती है। तो चांद की रोशनी का अगर आपको स्वाद चाहिए तो आपको मलाइयो खाना चाहिए। क्या बात है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ओरिजिनल है। ये मार्केटिंग है। बिल्कुल। या लखनऊ में लोग टुंडे के कबाब वगैरह की बात करते, लेकिन काकोरी कबाब नाम की वहां की चीज है। अच्छा। जो करीब करीब फिंगर्स जैसी रहती है कि वैसे ही रहता है, और फिंगर जितना हल्का भी रहता है, जबकि वो मटन का बना हुआ कबाब रहता है। अच्छा। वो मुंह में घुल जाता। और मुंशी प्रेमचंद मेरे बड़े फेवरेट राइटर थे, उनका एक शतरंज के खिलाड़ी नाम की कहानी थी, उसमें फिल्म भी बनी। तो उसमें वो अपने नौकर को बोलते कि नान भाई की दुकान से नान और कबाब लेके आ। तब मेरे को पता था कि बहुत से लोग सिर्फ कबाब खाते, एक्चुअली कबाब नान के साथ खाना चाहिए। तो वो कबाब उसके साथ चटनी, एक कौर आप नान का मुंह में रखिए और एक कबाब मुंह में रखिए और थोड़ा सा प्याज या वो जो भी चटनी थी तो वो खाइए। तो इस तरीके की। और जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ का जो है, टर्की जैसे गया तो टर्की में बकलावा उनके नेशनल डिश जैसे, जो अपने थोड़े थोड़े बालूशाही जैसी रहती है, लेकिन बालूशाही से ज्यादा टेस्टी रहती है, क्योंकि वो लोग उसमें सूखा मेवा बहुत डालते हैं उसके। अच्छा। या इजिप्ट में फलाफल करके एक चीज है जो चने का ये बना के उसके लिए रोटी में पीटा ब्रेड के अंदर वह काल के वो देते। या स्पेन में चुर्रोस नाम की एक मिठाई है। अच्छा। जो दिखने में अपनी चकली जैसी दिखती, जलेबी जैसी, लेकिन मोटी जलेबी जैसी हो गई थी। तो मैं इन देशों में जाने में वो तो खा के आता ही। बान मी करके यहाँ गया था मैं वियतनाम में, तो एक बान मी नाम की डिश थी जिसमें राइस का ये ग्रीन ये कलर दे के बना हुआ, उसकी रोटी का ये ट्रांसपेरेंट था वो, और उसके अंदर उसने मेवा भरा हुआ था और एक कोकोनट मिल्क के साथ वो सर्व किया हुआ था। ये ऐसी चीज। तो ये तो सब चीजें क्या, नहीं तो मतलब ही क्या है कुछ नहीं तो आसबाजी, नहीं तो ऐसे भी लोग थे आसबाजी चतुर्थी नहीं खा, आसबाजी एकादशी नहीं खा। अरे आप लोग एकादशी चतुर्थी थोड़ा सा इंडिया में गए हो तो उसको भूल के आजा, तुम फूड नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे, तुमको सिर्फ अपने त्योहार ही याद आ रहे। कोई हरकत नहीं, उनका भी रिस्पेक्ट रखो, तुम जहां हो वहां रहो, जैसा तो क्या चीजें मिस कर रहे हो।
बिल्कुल, तुम इतनी शानदार चीजें कैसे मिस कर रहे हो उन चीजों के अंदर, राइट। या जैसे कि मैंने पढ़ के रखा था कि रशिया में बोर्श नाम का सूप रहता है, वो बीफ का सूप रहता है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बीफ के सूप की। तो वहाँ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया होगा। बीफ का मतलब सिर्फ गाय नहीं होता, अपन लोग भूल जाते हैं, इसका मतलब बड़े का। जनरली उसमें भैंस या ये रहता है, बीफ में गाय जनरली भी काफी वेराइटीज है, ये समझते नहीं। नहीं। जैसे अभी मैं उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ हॉर्स मीट जो है उसका पुलाव बोलते हैं, PLOV, पुलाव ही, लेकिन उसमें हॉर्स घोड़े का मटन डालते हैं। अच्छा, वो भी कैटेगरी बीफ कैटेगरी में आएगा। हाँ। तो बीफ विंग से ना एक बड़े का खाने का, तो वो बोर्श सूप वो उसी का बनता है। ट्रैवलिंग से नॉलेज भी बढ़ता है। ये बीफ हम क्या खा रहे हैं उसका सही मतलब गाय नहीं खा रहे हो, बीफ का मतलब जो है बड़े का। अब उसके लिए अपने अच्छा शब्द है बड़े का वो भैंस भी रह सकता, कुछ भी बड़ा हो सकता, कुछ भी बड़ा हो सकता। पर वो सूप क्योंकि कैसा है, वो उसकी उस कल्चर का जो एक्सप्रेशन है वो उसके थ्रू, बिल्कुल। तो वो खाए से हो कोई मतलब नहीं। या जैसे चाइना में मैं जाऊंगा, स्मोक सैल्मन करके जो मछली रहती वो, अच्छा, उसको वाइन के साथ पेयर करके देते हो, क्योंकि वो फिश उसी वाइन के साथ लेना है ऐसा, तो वो वाइन भी है और उसके साथ पेयर की वो मछली। यही तो मजा है ना खाने का। मेरे जरूरत तो 25% टूरिज्म तो खाना है ही ना, तो खाना अगर नहीं करेंगे, इसलिए मेरे कोई नखरे नहीं कि मैं वाइन नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, या मैं ये नहीं, सब चीज। वैसे सुला वाइन के बारे में क्या बोलना है आपका? सुला वाइन भी, हाँ, सुला वाइन तो मैं जाके आया था लास्ट ईयर, वो सुला वाइन की फैक्ट्री भी देखा, वाइन टेस्टिंग भी किया, तो पूरा वाइन पीना कैसा, और उनमें वो प्रोसेस पूरा समझाते कैसे उसको सर्व करना, बिल्कुल, कैसी खुशबू लेना। कोई तो वियर्डेस्ट वाइन आपने अभी, हाँ, हम बात कर रहे थे, वियर्डेस्ट वाइन जो थी वो पी थी हम लोगों ने, ये कंबोडिया में। अच्छा, और वियर्डेस्ट क्यों? हाँ, तो वियर्डेस्ट तो इसलिए है कि उसको स्नेक वाइन बोलते हैं। स्नेक वाइन, तो वहाँ अलग अलग वाइन मिलती, बिच्छू की वाइन भी मिलती, अच्छा, स्नेक वाइन भी मिलती, कछुए की वाइन भी मिलती, खेकड़े की वाइन भी मिलती, ये सारे अजगरों की वाइन भी मिलती। अच्छा, तो स्नेक वाइन का मतलब यह है कि तो एक बड़े फ्लास्क में एक बड़ा, वो भी जहरीले सांप रहते, वो डाले हुए रहते। अच्छा, और वो सांप को वाइन डालने से वो सांप जो है वो क्या बोलना चाहिए, फर्मेंट हो जाता। हाँ, तो वो स्नेक ने फर्मेंट की हुई वाइन होगी। अच्छा, तो वो काफी वियर्ड थी कभी। जिंदगी का अच्छा था कि उसने 30 ml का शॉट बनाया हुआ, वो एक ही झटके, क्या पता क्या नहीं, इन तबीयत तो करा दी, ये भी डर लगता है। अपन यहाँ इतने दूर देश में आए, अगर एडमिट होगा तो मर गए अपन, अभी इंश्योरेंस करा के रखा, लेकिन वो उसको पता पहचान वाले वही बोला, तो वो स्नेक वाइन की। और वियतनाम के टूर में छोटे छोटे स्क्विड्स स्टीम किए हुए, और थोड़ा सा उसमें कुछ सॉस वगैरह डालो। स्क्विड को ऑक्टोपस जैसा दिखता, दिखने में अच्छा नहीं दिखता, हाँ, उसकी 2 काले काले आंख के डॉट्स, अच्छा, वो पूरी स्क्विड की पूरी स्क्विड खाना पड़ती है। तो YouTube देखने का एक फायदा होता है, मैं एंथोनी बोर्डन करके एक बहुत बड़ा फूड व्लॉगर है, एंथोनी बोर्डन, जिसने सुसाइड करके मारा, मेरे को समझा नहीं इतना अच्छा आदमी सुसाइड क्यों किया। उसने एक बार बताया था, वो तो दिखाता ही था, मंगोलिया में उसको एक बार बुलाया गया एक ट्राइब में, स्पेशल गेस्ट करके उसको बैठाया गया, और स्पेशल गेस्ट को स्पेशल खाना, तो उन्होंने स्पेशल बड़ा बकरा को, मेंढा जिसको बोलते हैं, वो काट के उनके ऐसा है कि जो सबसे मेन गेस्ट है उसको उसकी पूरी आंख का सूप दिया जाता। अच्छा, पूरी आंख, और आंख काफी बड़ी रहती है। अपने को लगता है इतनी से आंख की, इसके बाद पीछे का भाग बहुत बड़ा रहता है, पूरा स्फीयर ही रहता, ग्लोब जैसे ही रहता। तो वो बोल रहा था ये सूप मुझे पीना है, और मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब लोगों ने स्पेशल है, एक्चुअली उनके हिसाब से डेलिकेसी है, उन लोगों को मिला जो उन्होंने मेरे को दिया हुआ, सिर्फ मैं और वो जो चीफ जो ट्राइब का चीफ था, वो दोनों लोगों के लिए वो था। तो नहीं बोल सकता, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को उल्टी जैसी हो रही थी कि मैं पीऊंगा कैसे। पर मैं दुनिया भर में खा चुका हूँ, तो बोले अब मैंने थोड़ा सा वियर्ड मेरे को पता है, तो बोले मैंने एक ठहरा कर रखा कि इसको मुंह में लूंगा और डर के नहीं खाऊंगा, डर के चबाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी, तो अच्छी तरह चबा के खाऊंगा। और उससे खा के भी दिखा है, वो हाथ के हाथ पूरी उसने मुंह में डाली और चर चबा के थोड़ी देर में उसका चेहरा ठीक होता उसमें। यार ये तो टेस्टी है, बोले ये तो फ्लेशी लग रहा, बिल्कुल काफी, जैसे हड्डी के अंदर का जो इससे दर्दी लोग है, हड्डी के अंदर के अंदर से हो रहा था, वैसा लग रहा है। तो मैंने क्या भाई एंथोनी बोर्डन का आत्मा अपने शरीर में बुलाया
कि मेरे को ये स्क्विड तो खाना है, वो तो छोड़ना नहीं। हाँ ये जो आए इतना दूर अपन पैसे बहुत खर्च करते हैं, मजाक, मिडिल क्लास आदमी हूँ, वो टूर करीब हम दोनों का मिला के 6 लाख का खर्चा किया, हाँ तो स्क्विड खाए से तो वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ की डेलिकेसी। तो वही किया मैंने, एंथोनी बोर्डेन का आत्मा मेरे शरीर में बोला है, वो में रखा और जोर से चबाया, और थोड़ी देर के बाद ठीक लगना शुरू हो गया वो। क्योंकि नॉनवेज है, नॉनवेज टेस्ट जैसे थोड़ा थोड़ा फिश जैसा ही टेस्ट था उसमें। इस तरीके से ये वियर्ड चीज है, अगर आप जो बोले ये 2 वियर्ड चीजें, काफी वियर्ड है। ऐसी चीज है जो आपको याद रह गई है, या फिर ऐसा जो मोमेंट्स, बहुत सारे ट्रैवलिंग में मोमेंट्स आते होंगे कि ये चीज मेरे को देखना ही था, तो मैंने देख लिया, या एक्सपीरियंस करना था, एक्सपीरियंस हो गया, या फिर ये पता ही नहीं था कि एक्सपीरियंस होगा पर वो मिल गया। मैं करीब 12th के बाद मेरे घर में मेरे पापा ने रशियन किताबें लाना शुरू कर दी। उस समय एक बहुत अच्छा था कि रशिया की किताबें रशियन में इंग्लिश ट्रांसलेटेड आती थी। हाँ 5-5, 10-10 रुपए में टॉप के नॉवेल्स, बाउंड नॉवल किताबें मिलते। हाँ। तो मेरे पापा ने सारी किताबें जमा करके रखी थी।